दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो चैनल है, इसकी हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉडकास्ट होने वाला है। ये पॉडकास्ट मैं हमेशा से करना चाहता था। ये पॉडकास्ट मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं हमेशा एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट और एक ऐसा बंदा जिसने मैस कम्युनिकेशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट वो रह चुका है। एक ऐसा बंदा जो कि पिछले 10 साल से खुद बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी जंग लड़ रहा है, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ। अरसलान अख्तर अली, डॉक्टर अरसलान अख्तर अली एंड सीईओ ऑफ साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड ये फाउंडर हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि इस वक्त जो है मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। आज ये हमारे साथ क्यों मौजूद है मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, और क्योंकि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो हम उस बंदे को इसलिए बुलाते हैं जो उस स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो और अपनी जो है ना राय दे सके प्रॉपर किस्म की। मैं और मेरा तो बकवास करते ही रहते हैं इस चैनल के ऊपर, लेकिन आज मैं चाहता था कि एक जो ज्ञानी आदमी है, जो दयालु आदमी है, वो आके कुछ अपना पर्सपेक्टिव दे, जिसके पास हमसे ज्यादा और बेहतर पर्सपेक्टिव होगा रिगार्डिंग दिस मूवी। तो अरसलान अख्तर अली साहब, कैसे हैं आप? First of all, I hope both of you are fine, and thank you so much. आपने मुझे मतलब इतने अच्छे अल्फाजों में introduce किया, and I'm so much humbled that you have invited me here. So before we proceed this, I just introduce that I myself suffered from bipolar affective disorder for 10 years with 2 suicides, and I survived them, luckily. So when you have a greater pain, जब आपको कोई कुदरत जब बड़ा दर्द देती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। तो उसी के बाद फिर मैंने साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स को शुरू किया, एंड अलोंग विद माय वाइफ डॉक्टर ताविंदा अरसलान, उनको भी 14 इयर्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहा, एंड शी आल्सो सर्वाइव्ड फ्रॉम दैट। तो हमारा बस यही है कि हम awareness with neuropsychology, and first of all, like, really thanks a lot to both of you, Shayan, and you as well. शायान एंड मीरब, हाँ। तो मीरब जो है, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? मीरब, आप बताएं, कोई आपका क्वेश्चन हो या आपका कोई मूवी से रिलेटेड आपको कुछ हाइब्रिड ऑफ साइकोलॉजी एंड मूवी, तो आप कुछ पूछना चाहेंगी? मैं मूवी से रिलेटेड तो हम आएंगे, बात करेंगे मूवी पे, बट आई वांट टू नो कि व्हाट वाज दैट। एक होता है ना, एक मेजर एक मेन फैक्टर होता है, या एक मेन वो चीज होती है जो आपको ओवरकम करने में, आपका जो एक ट्रॉमा होता है या आपका जो भी एक प्रॉब्लम होती है, जिस तरह आपने कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर था आपको, तो उसको ओवरकम करने में किस चीज ने एक मेजर रोल प्ले किया था आपकी लाइफ में? That's a very good question, मीरा। तो मैं बेसिकली अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी चीज समझाता हूँ, या आम लोगों को भी, कि इसकी क्या वजह है कि 10 साल तक मैं बाइपोलर से बाहर नहीं आ सका, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर उसके बाद मैं बाहर आया। सबसे पहले आपको एक एटीट्यूड बनाना पड़ता है कि ये आपकी जो फाइट है ये आपके अपने ब्रेन बेस्ड है। सेकेंडली, हमका जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीजेस होती हैं, उनको जितनी जल्दी टैकल किया जाए उतना अच्छा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें होता है कि जितना स्लो एंड स्टेडी है और जितना आप कंसिस्टेंटली चलते हैं एक चीज को लेकर, उतनी ही जल्दी आप ला पाते हैं। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान ड्यू टू अनअवेयरनेस क्या होता है कि लोग बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं एंटी साइकोटिक्स में, जिस तरह मैं भी 10 साल एंटी साइकोटिक्स लेता रहा। तो फिर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एंटी साइकोटिक्स हैं, SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी कि बार-बार लेने वाली मसनूई दवाइयां, तो वो आप जितनी लोगे तो वो आपको इसमें रखेंगे ना अनकॉन्शियस में, वो डेफिनेटली कॉन्शियस क्रिएट कर देंगे आपके माइंड के अंदर, अगर वो एक्ट करती भी है तो। ना मरे हुए ना जिए हुए रहते हैं आप। सेकंड ऑफ ऑल, को छोड़ेंगे तो आपको एथेनिया होगा, और उसके बाद आप दोबारा उससे वर्स कंडीशन में चले जाएंगे, बिकॉज अगर आप नहीं छोड़ तो आपको डोजेस बढ़ानी पड़ेगी, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चेंज कर डोजेस। दिस व्हाट हैपेंस विद मी। देन आई केम टू नो दैट के थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन पाकिस्तान में फॉलो नहीं की जाती, बिकॉज द पीपल ओवर हियर हु आर डूइंग द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आर दोज जो कि प्री मेडिकल कर लेती हैं लड़कियां। आई एम सॉरी टू से, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, बच्चियां और बच्चे जब प्री मेडिकल कर लेते हैं तो उन्हें जब कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो वो कहते हैं आज नफ्सियात पढ़ लेते हैं। अच्छा है, कूल लगता है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल और खुश किस्म का सब्जेक्ट है। इसमें से जो बंदा
गुजरता है वही पार लगता है और वही पार भी लगा सकता है किसी को। तो मुझे पता चला कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस आर समथिंग डिफरेंट। देन आई केम टू नो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती क्या है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती क्या है, एमबीएसटीआर क्या चीजें हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस क्या होती हैं, इसके अलावा जो विड्रॉल थेरेपीज है क्या है। तो देन आई स्टार्टेड जॉइनिंग ऑनलाइन कोर्स से मैं फॉर्मल एजुकेशन में आया साइकोलॉजी की। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग आपका जो माइंड है उसमें एक एग्नोशिया है, एक ड्रिलियम है। जब आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो एग्नोशिया होता है वो कहता है जाने दो क्या हो जाएगा, ठीक है छोड़ दो तुम ठीक हो गए हो। जैसे ही आप उस पर एक्ट करते हो तो आप पे रिकरिंग होती है, रिलैक्सिंग होती है, यानी कि दोबारा आप उसी स्टेट पे जीरो पे आ जाते हो। दूसरी तरफ जो आपका ड्रिलियम होता है वो आपको बता रहा होता है कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ भी कर लो। तो मुझे जो डॉक्टर एलन ने एक बात बोली थी वो बात मैं बताता हूँ कि आप जब नफ्सियात की किसी चीज में आ जाए तो हैप्पीनेस को छोड़ दें, सेटिस्फेक्शन को छोड़ दें, प्लेजर को छोड़ दें। आपकी लाइफ तो वैसे आप मर ही रहे हो, इतनी इज्जतनाक जिंदगी है, तो स्ट्रगल को चूज करें कि आपकी जिंदगी में जिद्दजहद है कि आपका दिमाग आपके मुताबिक नहीं चल रहा क्योंकि वो खुद कार यानी कि ऑटोमेटिक हो चुका है एज साइड बाय कोवला। तो कोवला भी कहता है कि दिमाग खुद कार हो चुका होता है। तो उसके उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको एक पैथ चूज करना है, प्रॉपर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस को फॉलो करना है, डाइट को फॉलो करना होगा आपको बाकी ही प्रॉपर डाइट रखनी पड़ेगी। फिर आपको प्रॉपर ऐसे दिन आएंगे कि आप बिल्कुल मरने वाले होगे लिटरली, लाइक अगर मैं आम लोगों की जुबान में बात, फिर भी चलना होगा उस पाथ के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड द नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ योर माइंड, जो कि जिसमें आपके थॉट पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न्स हैं। तो जब मैंने इसको 3 महीने लगातार किया, बिल्कुल मैंने अप्लाई किया अपनी जिंदगी को, बिल्कुल मैंने डिटैच किया नेगेटिव लाइफ से, अपनी फेसबुक क्लोज डाउन कर दी, अपने सोशल मीडिया और जो मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी एविडेंस मिल सकते थे नेगेटिविटी के, वो मैंने सब खत्म कर दिए। आई वाज ऑन माय ओन सेल्फ कि मैं एक्सपोज करूंगा बट आई विल वर्क ऑन माय माइंड। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, मैंने पूरा ग्रोथ प्लान फॉलो करते करते एंटी साइकोटिक्स को भी छोड़ा और का शुक्र है एक अच्छी जिंदगी में भी आया। बीपी देखें, बाइपोलर इज अ लाइफ लॉन्ग इलनेस, मुझे मूड स्विंग्स होते हैं बट इट्स आई मैनेज देम इवन दो मुझे सब भी है, दैट इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है कि जिस दिन सूरज नहीं निकलता मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई हैव लर्न टू नो सिम्टम्स और आई एम आउट ऑफ एंटी साइकोटिक्स, लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, हैप्पियर लाइफ, सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरसलान, एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने काफ़ी केमिकल्स की भी बात की है कि ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल की बातें होती हैं, अगर हम थोड़ा सा इस फिल्म के पर्सपेक्टिव में देखें, जो फिल्म की केस स्टडी है, इसमें जिस कैरेक्टर के साथ ये दिखाया गया है, क्या इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे? जो तृप्ति दिमरी का जो किरदार है, क्या ये न्यूरोलॉजिकल थे या ये साइकोलॉजिकल थे? इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे इनके कैरेक्टर में जिससे ये जूझ रही होती हैं, और क्या डायरेक्टर ने बताने की कोशिश की और राइटर ने बताने की कोशिश की है थ्रू हर कैरेक्टर? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने शान मुझसे। इसमें बिल्कुल न्यूरोसाइकोलॉजी इन्वॉल्व है। देखिए एक होता है तो होता है कि न्यूरोलॉजी, एक होता है न्यूरोसाइकोलॉजी। अब जो न्यूरोलॉजी है वो तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, न्यूरोसाइकोलॉजी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब देखिए इस तरह को अगर हम देखते हैं तो इसका एक जो है जो बच्चे होते हैं, अगर मैं इसको बेसिकली अगर अटैच करूं न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ, तो उनका जो ब्रेन रीजन होता है हम सब कॉर्टिकल कहते हैं, दैट इज सब कॉर्टिकल ब्रेन रीजन। इसके अंदर मैं ले आता हूं अमेग्डाला को, और आसान लफ्जों में समझाने के लिए ताकि आपकी ऑडियंस को मुश्किल हो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्टिकल ब्रेन रीजन्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं अमेग्डाला की, और फिर हम बात कर लेते हैं मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके अंदर आपके अंदर क्या आ जाए। अब जो आपका अमेग्डाला करता है कि वो जितने भी बाहर के नेगेटिव एविडेंसेस होते हैं उनकी मेमोरी क्रिएट करने लग जाता है, डीप रूटेड होती है। ये डीप रूटेड अमेग्डाला जो है वो थ्रेड्स को इकट्ठा करता है। बच्चों का जो सब कॉर्टिकल रीजन होता है, जो ब्रेन रीजन होते हैं, और जो प्रीमेडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है बच्चों की, ये एम्पिरिकली प्रूव है ऑक्सफोर्ड की रिसर्च में कि माँ बाप का जो माँ बाप जो स्टिमुलस हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर एक बात एक बाहर के बंदे ने की और एक माँ बाप की है, तो बच्चों का जो बेसिकली रीजन्स जो है डायरेक्टली
रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अक्सर औकात हमारी बैड पेरेंटिंग होती है, जिसकी वजह से जो लाइनिंग्स होती हैं स्ट्रक्चर्स की वो थिक हो जाती हैं, और जो आपका हिपोथैलेमस होता है वो साइज में छोटा होने लग जाता है। अब बाकायदा एमआरआई स्टडीज अवेलेबल हैं। अब जो करेक्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ कि जो उसका कॉर्टिकल ब्रेन रीजन था, उसके अंदर जो एमिग्डाला था वो ओवर रिएक्टिव हुआ। उसके बाद जो उसकी कम्युनिकेशन थी प्रीफ्रंटल मेडियल कॉर्टेक्स के साथ वो डिसरप्ट हुई, जिसकी वजह से फायर मैसेजिंग इंक्रीज हुई। वहां से उसकी जेलसी स्टार्ट हुई। वहां से उसकी जो एंडोलाइन है, जो आपका हिपोथैलेमस है, उसने एंडोलाइन ग्लैंड को एक्टिवेट किया। कॉर्टिसोल, एंडोलिन और नॉर एंडोलिन के हार्मोन्स को ब्लड का हिस्सा बनाया। तब उसने वो हरकत की जिसमें मरकरी डाल दी दूध के अंदर, और अपने जो उसका जो ड्रैगन था एंड उसने उसको बेसिकली जहर दे दिया। और तो सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ना। कोर्टिसोल को अक्सर कहते हैं कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं खास तौर पे, तो आपका जो कोर्टिसोल है वो कम होता जाता है। इज इट ट्रू? और दूसरा मेरा ये था कि जो मूवी के अंदर जो सीन दिखाया गया है वो ये सीन था कि जब वो दो बच्चे होते हैं और वो माँ के पास लेके जाते हैं, तो बताया ये जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स थे दूसरे बच्चे के, वो पहले बच्ची जो थी, जो लड़की थी, उसने छीन लिए थे, अगर हम उस पर्सपेक्टिव में बात करें। सो यू आर सेइंग कि बिकॉज जो डिप्राइव्ड बच्चा था वो तो मर गया, लेकिन जो इसने भी जो न्यूट्रिएंट्स लिए वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि इसका वो जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से इमोशनली डेवलप हो सके, राइट? यू आर सेइंग दैट? नहीं शायद मैं थोड़ा एक चीज कहना चाहूंगा कि जो शेयरिंग प्लस सेंटा कॉन्सेप्ट वो तो मेडिकल कॉन्सेप्ट था, उसमें अवेयरनेस नहीं थी। तो उस बच्चे के ऊपर सबसे पहले तो ऐसा ग्रज रखा गया उसकी माँ की तरफ से, जिसमें उसका कसूर भी नहीं था। शेयरिंग प्लस सेंटा में उसका शेयर ज्यादा आया, बच्चे का शेयर कम। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि उसको ट्रेन किया गया, जो उसको एक्सटर्नल आई मिला उसकी माँ की तरफ से, वो हमेशा से नेगेटिव। फिर अगर हम सोसाइटल वैल्यूज की बात करें, उसमें भी उसको यही बताया गया कि वो लड़की है तो वो कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। एंड देन फिर किया गया बंदे के ऊपर। तो वो चीजें जो थी उसकी जो बेसिकली एमिग्डाला था उसको ओवर रिएक्टिव कर गया। हम इस बात से मौजूद ना होती, ये ब्राइट भी होती, ये करेक्टर ब्राइट भी होता, और ये सक्सेसफुल कोई प्रॉब्लम भी ना होती। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाहर के मंफी स्टिमुलाई की वजह से उसका डिसरप्शन आई एमिग्डाला के अंदर, और वहां से फिर सारा न्यूरोसाइकोलॉजी का स्टार्ट। ओके, मेरा अब आपका क्वेश्चन, कुछ आपका कुछ है पर्टिनेंट क्वेश्चन तो आप पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो उसको एक व्हेन शी स्टार्ट्स हर करियर, मूवी में हम देखते हैं कि उसका करियर स्टार्ट होता है, एंड किस तरह से स्टार्ट होता है वो भी हम देखते हैं कि वो ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री में एक बंदा होता है, उसकी हेल्प लेती है। एंड देन व्हेन शी स्टार्ट्स हर करियर, तो उसको एक विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो हेलुसिनेशंस होती हैं, या उनको आप अपनी साइकोलॉजिकल टर्म में किस तरीके से आप उसको लेते हैं कि मतलब वो उनको क्या कहा जाता है? आई व्हाट आई थॉट व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी वाज कि शायद उसको हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, या आई डोंट नो व्हाट उनको साइकोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है। तो आप उस पे क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट वाज दैट एक्चुअली, वो क्या चीज फेस करी थी? I have experienced that, by the way, so I know what that is. So Arslan, please continue. एक्चुअली इसमें अब दो प्रेजेंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक तो इसमें डिल्यूजनल्स हो जाते हैं, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी दो चीजें होती हैं, इल्यूजनल, और इसके बाद जो दूसरा होता है वो डिल्यूजनल होता है। तो दैट इज टॉकिंग टू योर माइंड। तो वहां पर ये क्या होता है कि जब आपका जो ट्रैकिया होता है माइंड के अंदर, जो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो मेमोरी गैप बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बकायदा चीजें नजर आने लग जाती है। जो आपके माइंड के अंदर थ्रेड चल रहा होता है उसको बकायदा बाहर करके दिखाया जाता है, आपका माइंड दिखाता है बकायदा। और इसके अंदर हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और अपने आप को खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रैकिया जो है वो बेसिकली मेलेनिन हार्मोन को ओवरएक्टिव बना रहा है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर जो चल रही है चीज वो उसको सेल्फ गिल्ट है, या कोई भी चीज हो सकती है जिससे वो जो उसका जो ब्रेन है जो थ्रेट पे है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो कायदा बाहर करके दिखाना चाहता है, उसको एक्सटर्नल रियलिटी बना देता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को जो जिसने ये म्यूजिक स्टोरी राइट की उसने शो किया है। ओके, वो बकायदा अच्छा, चीज को मैं देख रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आई हैव बीन डायग्नोज्ड क्लिनिकली विद
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड सूडो डिमेंशिया। तो सूडो डिमेंशिया में ये अक्सर होता है कि आपको एक तो हेलुसिनेशंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यस यू डू हैव एपिसोड्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली चीज़ें आप भूलना शुरू हो जाते हो और मेमोरी लॉस भी आपको हो रहा होता है इन सम इंस्टेंसेस। और दूसरा ये कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर में यही होता है जो मेरे साथ भी हुआ कि जब फॉर एग्जांपल मेरे मामू की जब डेथ हुई, तो जो उनके डेथ का सीन था जो मेरी आंखों के सामने हुआ, तो मुझे वो बार बार फ्लैशबैक्स के आते थे और मुझे कई महीनों तक तंग करते रहे हैं। एंड why I started this YouTube journey was to get rid of those flashbacks and those memories। और क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था तो वो उसने इंड्यूस किया मेरे क्या कहते हैं इसको सूडो डिमेंशिया, जो कि क्लिनिकली मेरा मतलब जो मेरी मेडिकल वो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है। और मेरा ये भी था कि आपको अंडरलाइंग साइकेट्रिक आपको इलनेस है। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो आपने ब्लर वाली बात की, तो इसमें आप क्या मेडिकेशन जो है वो एडवाइस करते हैं, या एज अ साइकोलॉजिस्ट तो नहीं करते होंगे, बट क्या साइकेट्रिस्ट्स इसको करते हैं एडवाइस अगर ये क्रॉनिकली बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में चला जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका श्यान, और जब साइकोलॉजी एक्सपर्ट शुरू किए तब से इसी सवाल का लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, जो कि इस मूवी में भी मतलब उन्होंने वो किया है कि साइकेट्रिस्ट की बात की, साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं की उन्होंने, यहाँ तक कि वो खुदकुशी भी कर दिया कैरेक्टर जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतने अच्छे वेल ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो नंबर वन होता क्या है कि पीपीए प्रोटोकॉल्स के तहत सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, और एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है जिसको MRP-12, लिंकर, DSM 1 to 5, एक्सेस 1 to 5 की स्केलिंग आनी चाहिए, जो कि सिर्फ टॉप थेरेपिस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ये आसान जब जुबान उसकी में क्या है, इसको आसान जुबान में इसको क्या कहेंगे, मतलब ताकि लोगों को थोड़ी समझ आए कि क्या है। आसान लफ्जों में एपीए ने एग्जैक्टली आसान लफ्जों में एपीए ने कुछ स्केल्स बनाए हुए हैं, जो उन स्केल्स की ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट को फॉरेन कंट्रीज के अंदर डिग्री गूगल में होती है और यूट्यूब से हो जाती है। फॉरेन कंट्री के अंदर बकायदा बुक्स पढ़ी जाती हैं, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, और आप साइकोलॉजी की डिग्री 3 रिसर्च पेपर्स लिखे के बगैर नहीं ले सकते या एट एनी लेवल, और आपको कम से कम 50 क्लाइंट्स की डीलिंग करनी पड़ती है इफ यू नीड ओनली सिंगल डिग्री ऑफ साइकोलॉजी। उसकी पूरी केस स्टडीज है, यहाँ पर तो केस भी लोग खरीद लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अब होता क्या है, सबसे पहले फॉरेन कंट्री के अंदर जो प्रोटोकॉल है जो ये भी फॉलो करता है, DSM 5 पाकिस्तान के अंदर है। अब ये एक ऐसा स्केल है जिसमें बकायदा केस हिस्ट्रीज ली जाती हैं, अलामात तैयार किए जाते हैं, बकायदा जो कमोबिलिटीज डिजाइन की जाती है, जो आपका क्लाइंट होता है, मेडिकल कमोबिलिटी बनती है, साइकोलॉजिकल कमोबिलिटी बनती है, साइको-एनालिटिकल, इंटर कमोबिलिटी, इंट्रा बिहेवियरल कमोबिलिटीज, इन कमोबिलिटीज पर फिर बकायदा स्केल की जाती हैं, और फिर उन स्केलिंग्स के पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें पता होते हैं कि किसकी क्या स्कोरिंग आएगी। उसमें पर्सनैलिटी स्कोरिंग डिफरेंट है, थिंकिंग स्कोरिंग डिफरेंट है, थॉट पैटर्न स्कोरिंग डिफरेंट है, बिहेवियरल स्कोरिंग डिफरेंट है, उसकी जो इंटर कम्युनिकेशन स्कोरिंग है वो डिफरेंट है, और इंट्रा की डिफरेंट है जिसके अंदर की है जो। तो इतना डाउन एक साइकोलॉजिस्ट को जाना होता है। जब बाहर के मुल्क में साइकोलॉजिस्ट जाते हैं, इसलिए उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं। मैंने जब फॉरेन साइको हायर किया, तो बात क्या होती है कि सॉरी अरसलान, थोड़ा सा मैं ना मूवी की तरफ थोड़ा सा वापस आना चाह रहा हूँ। इसमें ना एक डायलॉग था कि अगर आप हर किस्म का इमोशन अपने अंदर दबा के रखोगी तो एक दिन तुम्हारे अंदर से वो एक लावा जो है वो फटेगा। हाउ मच कैन यू रिलेट टू दिस एज अ पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर? मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा अच्छा कोई रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई वैसे तो मैं बहुत बदनामे जमाना भी हूँ, लोग मुझे बहुत जज करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने तोड़ी ना हो, ऐसा कोई नहीं, बाय द वे तो अरसलान मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो पंचिंग बैग लिया था ना मैंने अपने घर में, वो मैंने आपको देख कर लिया था, क्योंकि मैंने आपकी वो जो एक फ्रस्ट्रेशन जिस तरह से आप निकालते थे एंड यू डिड टेल मी कि आप बाइपोलर के पेशेंट हैं, तो वो मैंने आपसे इंस्पिरेशन लेके किया था। सो आई हैव टू थैंक यू फॉर दैट कि आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया है थ्रू योर एक्शंस ऑन सोशल मीडिया। सो आई थिंक यू शुड कीप पोस्टिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से कि जिस
उसमें रिलेट करना चाहिए इस चीज को लेकर कि जब आपके अंदर कॉर्टिसोल और बेसिकली इंडोलिन ग्लैंड का कॉर्टिसोल और एपेनेफ्राइन जब इकट्ठे रिलीज हो जाते हैं ना, तो आप किसी को नहीं देखते उस टाइम पे कि सामने माँ खड़ी हुई है, बाप खड़ा हुआ है, भाई खड़ा हुआ है, बहन खड़ी हुई है। वो एक आपका एपिसोड होता है जिसमें आप चीजों को भी तोड़ते हो, खुद को भी तोड़ते हो, और जो आपके सामने आता है उसको भी तोड़ते हो, बिकॉज आप प्रोजेक्ट बना लेते हो उसके अंदर ना। तो जितना सप्रेस करते हो आप अपने थॉट्स और इमोशंस को, तो उतना ही बिहेवियर आपका डिस्ट्रप्टिव वॉयनिक होता है। तो इसलिए कहते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर नेगेटिव थॉट्स एंड योर बिहेवियर एज वेल। यू आर नॉट सपोज्ड टू इग्नोर दैट। ओके अच्छा मेरा मैं आपकी तरफ थोड़ा सा आना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा ये ऑडियंस को बता दें कि पहले तो इस फिल्म के राइटर कौन है, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं कौन है। सिनेमाटोग्राफर मैं बता देता हूँ जी, सिद्धार्थ दीवान है सिनेमाटोग्राफर, और वो इससे पहले जी बुलबुल भी बना चुके हैं जिसमें तृप्ति दिब्री ने काम किया था, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। हाँ प्लीज मेरा प्लीज, आप बहुत टाइम से नहीं बोल। मैं इस चीज पे आने से पहले मैं एक लास्ट सवाल करना चाहती हूँ अरसलान से। सवाल नहीं, इट्स जस्ट अ थॉट। आपने एक बात की कि पेरेंटिंग का बहुत असर होता है। एक जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और ब्रेन की डेवलपमेंट, उस पे एक पेरेंट का बिहेवियर और एक वो चीज बहुत इम्पैक्ट करती है। तो आपको क्या लगता है कि बिकॉज द कैरेक्टर इन दिस मूवी, जो कला का कैरेक्टर है, वो मुझे भी यही समझ आई कि व्हेन शी इज बॉर्न, तो माँ को पहले तो बहुत खुशी होती है, बट व्हेन शी रियलाइजेस कि यार इसकी वजह से मेरा दूसरा बच्चा जो है वो मर गया, तो और वो लड़का था, और वो लड़का था एंड शी प्रेफर्ड कि यार लड़का जो है वो उस लेगेसी को आगे लेके जाता। तो उसने पहले तो उसको मारने की कोशिश की। वी सी एक शॉट होता है, एक उसमें वो उसके मुंह पे तकिया रख देती है, एंड देन वो एक सीन होता है कि जिसमें ये उसकी एक चीज नजर आती है, एक डिजायर, या आप उसको कह सकते हो एक थॉट होती है, या उसके दिमाग का एक वो चीज होती है कि यार मैं ये दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। फिर उसको जब वो बड़ी हो जाती है तो वो उसको ये कह के कि यार तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हें लड़कों की तरह बड़ा तो किया जा सकता है, वो उसको ये बोलती है। बट देन शी एंड्स अप क्रिटिसाइजिंग हर, डीमोटिवेटिंग हर, डिस्करेजिंग हर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में, जो कि मुझे बहुत ज्यादा इट मेक्स मी फील लाइक कि हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की कोई बातचीत होती नहीं है इस चीज पे। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको एक जब वो बच्चे पैदा करते हैं, दे प्लान अ फैमिली, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज पे काम करें, वो एक काउंसलिंग लें, या आप क्या इस चीज पे सजेशन देते हैं कि बिकॉज पेरेंट्स, उनका भी एक ब्रेन मेंटल कंडीशन होती है, या एक उनकी एक थिंकिंग होती है, या एक उनकी किसी वो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, या उनके कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो एक सोच बन जाती है कि यार हमने इस तरीके से बच्चों को लेके जाना है, या वो शायद बनती नहीं है, वो शायद उन सिचुएशंस की वजह से बन जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइक पेरेंट्स को भी इस चीज पे, क्योंकि बड़े हमारे यहाँ पे समझते हैं कि यार हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू का मतलब है कि आप पागल खाने में चले जाएं, तो उस पे काम करना चाहिए। इज हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बिकॉज आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू अंडरगो a proper counseling before they actually think of planning a child or planning a family with another person. तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली आपने बहुत ही मतलब डीप ऑब्जर्वेशन की है। अगर हम एक मूवी का सीन भी देखें जिसमें जब वो घर छोड़कर जा रही होती है, तो उसमें जो कि आपने कन्वर्सेशन करती है अपनी मदर के साथ, अपनी मदर एक ही बात कहती है, मदर दिल पे ले लेती है कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे साथ भी ऐसा ही करें। जबकि मदर कहती है कि तुम्हारी इस घर में गाने गाने वालों की इस घर में कोई जगह नहीं है। तो उसने कहा तभी आपने गाना छोड़ दिया। तो अगर हम इस सीन में ये देखें तो ऑब्वियस हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई नफ्सियाती मसाइल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और यहाँ पे क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, फैमिली काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्री के अंदर अब आ चुका है प्रॉपरली, यहाँ तक कि अगर वो ना भी लेना चाहे तो भी उनको दी जाती है।
देखिए जब कोई नई जिंदगी इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं ना, तो फिर आपको किसी ना किसी को तो डिसफंक्शन पे क्रॉस लगाना होगा, वरना वो सर्कल चलता रहेगा। हमारे यहाँ पे Exactly. क्या प्रॉपर नफ्सियाती अवेयरनेस नहीं है, एंड इफ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी तो बिल्कुल नफ्सियाती है और फिर स्टिग्मेटाइजेशंस हो जाएंगी कि ये लोग जा रहे हैं हमारे नफ्सियात के। प्रॉपरली गो टू अ प्रॉपर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, अपनी अपनी चीजों के बारे में बताया जाए, बिकॉज अथॉरिटेरियन स्टाइल में कई पेरेंटिंग जो होती है उसमें बच्चों के दरमियान बॉन्ड नहीं रहती, बच्चे बड़े होकर स्प्लिट हो जाते हैं, फिर ये माँ बाप कहते हैं कि हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग रहे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि आपने अथॉरिटेरियन यूज किया होता है बच्चों की पेरेंटिंग के अंदर। छोटी सी बात है, अगर एक माँ है, उसका अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी और बेटे की शादी होती है, तो वो अपनी बहू पर वो गुस्सा निकालने लग जाती है कि तुम्हारे ज़माने हम करते थे, हम ये मतलब जोरुआ गुलाम बन चुका है, बीवी के नीचे रह चुका है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर बीइंग हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। हम तो पता नहीं, जब हम बच्चे पैदा करते थे तो हम तो अगले दिन ही खड़े हो जाया करते थे। आजकल की लड़कियां तो 10-10 दिन लेटी रहती हैं। यू नो लाइक दीस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीइंग, इस फंक्शन को कौन तोड़ेगा? अब मैं खुल के बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप कैसे नहीं नहीं, करते हैं? आप खुल के बात करें, नहीं, बिल्कुल। हाँ, मैं कहता हूँ आप हट जाए आज, मैं आपको पूरी लेवरेज दे रहा हूँ आपको। ये आपका प्लेटफॉर्म है। इसीलिए बुलाया आपको। किसी को तो वो डिस्फंक्शन तोड़ना होगा। इस वजह से ही तो या हमारे डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब तक के बच्चे शादियां करते हैं, हमारे जैसे बच्चे जब शादियां करते हैं तो उनके साथ फिर यही होता है। तो इसलिए होता है कि ऑलरेडी एक ऐसा पेरेंटिंग लेवल, फिर वो प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, वहाँ का प्रेशर, देयर इज नो फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो डिस्फंक्शन ही रह जाते हैं। तो ये हमें किसी ना किसी को तो डिस्फंक्शन क्रॉस करना होगा। तो ये तो या तो हमारे जो आने वाले पेरेंट्स हैं, चले पहले तो जो हो गया सो हो गया। अब जो आने वाले पेरेंट्स हैं, बकायदा किसी नई जिंदगी को, वो कहते हैं कि व्हेन यू आर गुड एट बेड, प्लीज बी गुड आउटसाइड ऑफ बेड। एक क्लाइंट थी, सॉरी टू से मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा। शी सेड कि मैं कभी फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो सकी। देखिए ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, तो आप मुझे फिजिकली सेटिस्फाई करें, आई एम अ प्रोफेशनल मैन। अच्छा, अब मैंने पूछा कि बच्चे कितने? 2 बेटियां और 2 बेटे। अब बात ये है कि if you are to be good on bed and you are going to bring new life to this world, so please make sure कि सही आदमी के साथ लेकर आ रहे हो। नहीं तो उस अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, उन बच्चों को बर्बाद ना करो, क्योंकि बच्चे हो गए, आप ट्रैप हो गए। फाइनेंशियल स्टेटस इज वेरी लो, यू कैन गो बैक, आप नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। अब आपको फिजिकल नीड्स भी तंग कर रही हैं, इमोशनल नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हो रही, तो मर्द बाहर जा रहे हैं, औरतें बाहर जा रही हैं, सेपरेशन, डिवोर्सेस हो रही हैं, कंप्रोमाइज लेवल के हैं कि एक कमरे में रहने को तैयार नहीं है मियाँ बीवी, और बच्चे की हद तक रह रही है। इट इज सॉरी टू से, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इट इज अ फक्ड अप जनरेशन, जो कि ये अल्फा जनरेशन, ये खास तौर पे जो आगे ये जो जनरेशन जी अभी चल रही है और जो अल्फा जनरेशन अभी आगे आने वाली है, तो मेरे ख्याल से ये 2 जनरेशन जो हैं, इनके साथ हमारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हम जो मिलेनियल्स हैं, जो हम अपने आप को मिलेनियल्स कहते हैं, तो देखो जनरेशन गैप हमेशा रहता है, बट आई थिंक ये जो जनरेशन आ रही है ना, दिस जनरेशन इज वे अहेड ऑफ देयर टाइम, एंड शायद हमारी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो शायद ना इनसे सिंक्रोनाइज हो सके, जिस तरह हमारी अपने बड़ों के साथ नहीं हो पाती। तो आई थिंक वो एक साइकिल है जो चल रहा है। सो ये है। चलो जी, मैं इंटरप्ट करूंगा। हाँ, ये जनरेशन इसलिए भी डिजास्टर होने वाली है बिकॉज इनके पास तमाम एक्सपोजर अवेलेबल है, लिबरल इकोनॉमी है। ये पहले जमाने ऐसा ही होता था। अब लेकिन यहाँ तक कि इस जनरेशन के अंदर जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं। ये चाहें तो ये बेसिकली फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल अवेयरनेस इनके अंदर हमसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आज की जो 9 साल की बच्ची है उसको ज्यादा पता है, या बच्चे को ज्यादा पता है नफ्सियात के बारे में, क्योंकि वो एक्सपोज्ड हैं। तो ये लोग चाहें तो ये डिस्फंक्शन का जो सर्कल है उसको ब्रेक ऑफ कर सकते हैं, और ये चाहें तो सोसाइटी को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। बट इनको जाहिर बात है कुछ स्टेक होल्डर्स अगर इन पे काम करेंगे तो ही ऐसा होगा। लेकिन ये एक बेलगाम घोड़ा है, अगर हाथ से निकल गया तो हाथ में नहीं। तो दैट्स आप सही, जनरेशन इज वेरी रuthless। अच्छा, मैं थोड़ा फिल्म पे आना चाहूंगा। मैंने वैसे मीरब को कहा था, लेकिन मीरब जो है वो गायब हो गई हैं, कोई हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया उनसे। मेरी बहुत ही घिसी पिटी लाइन है ये। लेकिन जो है ना, इसमें राइटर सबसे पहले अन्विता दत्त हैं, उन्होंने ये इसके डायलॉग राइटर रह चुकी हैं और लिरिसिस्ट भी रह चुकी हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो सिनेमेटोग्राफर हैं
वो सिद्धार्थ दीवान रह चुके हैं। एंड सिद्धार्थ दीवान की जो सिनेमेटोग्राफी थी, एक एक सीन जिस तरह से उन्होंने डिप्रेशन का पोर्ट्रे किया है, मैं आप दोनों से पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा कि जो कैमरा वर्क था और जो कैमरा एंगल था, एंड यू नो द पोर्ट्रेयल ऑफ सीन्स, मतलब डायलॉग्स भी नहीं है, एक्सप्रेशन भी इतने नहीं है, लेकिन उन्होंने लाइटिंग से और मैं कहता हूँ कि लोकेशन से बहुत कुछ, कैमरा एंगल से बहुत कुछ पोर्ट्रे किया है। खास तौर पे वो जो स्नो वाला सीन था, जो मैंने एंड में जब देखा, जब वो रिकॉर्डिंग करने वाली होती है वो लड़की, मुझे यार अभी कैरेक्टर का नाम भूल गया, मेरा आपको कैरेक्टर का नाम याद है? जब वो रिकॉर्डिंग करने लगती है, वो स्नो उसके ऊपर आती है, और फिर उसको झुरझुरी आना शुरू हो जाती है। तो the singer woman जो कर्ली बालों वाली, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेट मी चेक। तृप्ति दिमरी उनका असली नाम है, असली नाम तृप्ति दिमरी। कला, ओ कला, ओके, हाँ कला नाम होता है। कला मनुश्री, कला मनुश्री उसका नाम होता है। तो दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, थोड़ा सा मैं मीडिया के उससे बात करना चाह रहा हूँ पर्सपेक्टिव से, एंड यू नो द कैमरा एंगल्स हो गया, लाइटिंग होगी, एंड सिनेमेटोग्राफी। आप दोनों का क्या पर्सपेक्टिव था, किस तरह से डिप्रेशन को पोर्ट्रे किया गया और सुसाइड और एंजाइटी को पोर्ट्रे किया गया? अरसलान, यू गो फर्स्ट। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं ये सोच रहा था मूवी के बाद कि अगर एक आम आदमी को अगर अपने मेंटल पेन समझानी है, तो वो मूवी इतनी डार्कली उन्होंने, मतलब इतनी कॉग्निटिवली इतना डार्क बनाया उन्होंने, कैमरा एंगल से लेके लाइटनिंग को लेकर, कि अगर एक आदमी को पता हो ना कि मेंटल पेन की अजियत क्या होती है, तो फिर वो सिर्फ एक मूवी देख ले, और वो बेसिकली अगर कुछ नहीं भी बोलेंगे, तो जो उसके कैमरा एंगल्स और लाइटनिंग है वो एग्जैक्टली उन्होंने जो जिन ब्रेन के जिन पार्ट्स को वो हिट करना चाह रहे थे ना आम आदमी के, कि उसको भी पता चला पेन होता है। एक टाइम पे तो मुझे भी ऐसा होने लग गया कि मेरे जहन में ऑटोमेटिकली आया कि वाकई ही एक आम को ये मूवी दिखानी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि एक्शन की पेन क्या है। ऑल ऑफ दी लाइटनिंग जिस तरीके से वर्क है, जैसे वो लोग एकदम से रियलाइजेशन, दैट वाज जैसे उसने मतलब पैनिक अटैक को बिहेव किया है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका उसका एकदम से। ग्रेट एक्टिंग, परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो एक रहने मेरे हो रहा है कि जो ऑलरेडी एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन में, वो ये कि यू नेवर नो दे विल गेट हाइपर अराउजल। स्पेसिफिक जो कुछ सीन्स है उसके अंदर वो बहुत हाइपर अराउजल है, वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं इस चीज को। मुझे 2 घंटे तक ये मूवी जो है ना मेरे ऊपर हावी रही है। आई एम नॉट इवन लाइंग। खास तौर पे जब आखिरी सीन में उसकी, जब माँ कहती है ना, जब वो खुदकुशी करने से पहले जो आखिरी सीन होता है, उसकी मतलब वो उसकी माँ को कहता है कि इसको हेल्प चाहिए और इसको डॉक्टर के पास, क्लिनिकल उसके लिए चेकअप के लिए वी हैव टू टेक हर टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, और वो कहती है नहीं ये घर जाएगी। दैट वाज यू नो हिटिंग मी सो मच। मैं कह रहा था यार इतना उसकी बेटी जो है मेंटल डिस्ट्रेस से जा चुकी है, आप अभी भी ये कह रही हो कि वो घर जाएगी, और मुझे गुस्सा आ रहा था लिटरली उसके कैरेक्टर पे। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। स्वस्तिका मुखर्जी ने जो उनकी माँ का किरदार जिन्होंने किया था, और ये ऑब्वियसली जो हमारी सुपरस्टार है तृप्ति दिमरी। हाँ मीरा, आपका क्या इसके ऊपर टेक है, द सिनेमेटोग्राफी एंड ऑल दैट? सिनेमेटोग्राफी की अगर आप बात करें तो इट वाज टॉप नॉच। मुझे एक तो फील आ रही थी जिस तरह कोई पुरानी, क्योंकि उन्होंने दिखाया भी लाइक 1980s 70s वाला एरा है। 80s तो नहीं, खैर 80s तो बहुत बाद की बात, 1930s का, आई एम सॉरी। तो एक ना लाइक आपको एक फील आती है कि यार दिस इज, जिस तरह अरसलान ने कहा, एक तो बहुत डार्क, यू नो, स्नोई उन्होंने दिखाया है बहुत ज्यादा, तो वो तो ऑब्वियसली एक बहुत कोल्ड और ग्लूमी और इस तरह की फील आती है, आपको एक वाइब आती है। एंड सेकेंडली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सारे मैंने जब शायान आपसे भी मैं जब बात करी थी तो मैंने आपसे ये पूछा था, जब आपने मुझे कहा मूवी देखो, मैंने तब तक नहीं देखी हुई थी, एंड आई आस्क्ड यू कि कोई मेन स्ट्रीम एक्टर है इसमें, एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ अनुष्का। और फिर मुझे समझ आई कि उन्होंने पोस्ट की थी अपनी वो पिक्चर्स लगाई थी और वो सब, तो शी लुक्ड रियली ब्यूटीफुल यार, शी लुक्ड रियली स्टनिंग। और मुझे नहीं लगता कि कोई और,
जी सॉरी जी सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्लीन स्लेट फिल्म्स ने की है, जिन्होंने NH10 जैसी मूवीज बनाई हैं, परी जैसी मूवीज बनाई हैं, बुलबुल भी इन्होंने ही बनाई थी। बुलबुल आपको लाजमी देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी, वो भी इसी एक्ट्रेस की है। और ये क्लीन स्लेट फिल्म्स ने की है प्रोडक्शन। और अनुष्का शर्मा तो एक जमाने में मेरा क्रश भी रह चुकी है बॉलीवुड में, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। तो वो जो उनका सीन आता है ना सिनेमा में, जब वो एक्सप्रेशन देती है हैवी किस्म की, मेरा एग्जैक्टली। दिल उधर मेंट हो गया था, मजाक के अलावा। तो आई मीन अनुष्का से बेहतर आई डोंट थिंक कोई और कर सकता था। एंड उनकी जो हाँ लुक्स थी वहां पे, और वो एक छोटा सा शॉट था एंड इट वाज या ब्यूटीफुल आई मस्ट से। एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड द होल टीम। मतलब मैं कहती हूँ कि मजेदार था। मुझे मजा आ गया उस सीन का। मतलब जो एक आप कहते हैं ना कि वो एक पूरी काली दाल में कहीं आपको एक माश की दाल का दाना नजर आ जाता है, यू नो, रिलीफ इन मिलता है, इन द रिलीफ। होल in the whole gloomy and that kind of feeling, आपको कहीं पे एक लाइट नजर आती है, वो लाइट थी अनुष्का शर्मा आई मस्ट से। हाँ हाँ तो वो बिल्कुल मुझे बड़ी बिल्कुल। खुशी हुई उनको देख के। एंड इट वाज रियली नाइस। ऑल्दो आई मस्ट से कि तृप्ति बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है एंड वेरी वेल वर्ल्ड डन। क्लास। मतलब मैं वर्ल्ड कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा एक्ट किया है। एंड जो जगन का कैरेक्टर था, उनकी अम्मा बाबिल का खान जो कैरेक्टर आप अगर इरफान के बेटे देखें, हैं, इरफान के जो बेटे हैं यस बाबिल खान। यस, हाँ, इरफान खान। इरफान खान। आई मस्ट से कि मूवी जो है, जिस तरह आपने कहा कि कोई इंसान अगर देख ले तो कुछ देर के लिए अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता, आप रह जाते हैं उस मूवी के अंदर। इट वाज दैट काइंड ऑफ मूवी। मतलब बहुत बहुत मूव किया उस मूवी ने मुझे, क्योंकि बिकॉज यू नो मैं भी बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और इन चीजों से गुजरती रहती हूँ। तो मुझे जो है ना एक यू नो इट वाज वेरी रिलेटेबल और मुझे बहुत या मजा आया मूवी देख के। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बैकग्राउंड स्कोर जो कि अमित त्रिवेदी और सागर देसाई ने दिया है, बैकग्राउंड स्कोर जो है ना वो आपके रोंगटे खड़े करता है एक एक सीन के अंदर। जब वो चल रही होती है, क्या नाम है उसका, तृप्ति जब चल रही है, जब तृप्ति लेटी हाँ हुई है, वो बैठ के सोच रही है, एक एक जगह पे जब उसके डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड स्कोर इतना आपको हिट करता है ना पीछे से एग्जैक्टली आके, कि आपको लगता है कि आप किसी कबर के अंदर बंद हो गए, आप किसी टनल के अंदर फंस गए हो और आप उस टनल में से निकल नहीं पा रहे हो, और उसके अंदर से कोई दूसरे रोशनी की किरण नहीं है, जो कि आपको डिप्रेसिव एपिसोड्स में फील होता है। एंड दैट फीलिंग ऑफ numbness which she portrayed through her expressions, Tripti Dimri, she deserves a Filmfare Award for this performance. It is एग्जैक्टली। absolutely world class. यार मैं छोटी सी एक बात करना चाह रहा था regarding this film and regarding the psychology of this film. पहले तो पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म्स नहीं बनती, बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एग्जीक्यूशन की काफी कमी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो रियलिस्टिक अप्रोच अब बॉलीवुड लेकर आ गया है, बहुत अरसे बाद मैंने एक अच्छी बॉलीवुड मूवी देखी है, बहुत अरसे बाद। एंड आई वुड से कि ये पिछले 10 बॉलीवुड मूवीज जो मैंने देखी है उसमें से एक कोई अच्छी ऐसी है जिसमें एक सोशल मैसेज था। हम क्रेव करते हैं रियलिज्म के लिए और सोशल मैसेज के लिए कि हमें फिल्मों के अंदर वो मिले, वो हमें हमारी फिल्मों में नहीं मिलता, तो हम फिर दूसरी फिल्मों में, साउथ इंडियन मूवीज में जाके ढूंढते हैं, या फिर हॉलीवुड की मूवीज में जाके ढूंढते हैं। मेरा जो सिनेमा की बातें, हमारा जो मकसद था मेन, वो हमेशा ये रहा है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को भी इतना क्रिएटिव सोचना चाहिए कि सोशल मैसेजिंग हो एटलीस्ट, ताकि आप साइकोलॉजी पे बात कर सकें, आप माहिर नफ्सियात को बुला के फिल्म के साथ उसको रिलेट कर सकें, और वो फिल्म इतनी रियलिस्टिक हो, इतनी काबिल हो वो फिल्म कि आप उसके ऊपर बात कर सकें। ये फिल्म उस कहना चाहिए पैरामीटर्स पे उतरती थी, उन दायरों पे उतरती थी, इसीलिए मैंने अरसलान को बुलाया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक तो अरसलान आए हैं, और दूसरा अरसलान को भी ये मूवी उतनी ही पसंद आई है जितनी हमें पसंद आई है। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज। अरसलान, आपके कोई फाइनल थॉट्स हैं, फिर हम रैप अप करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ रियलिटीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान। हम वाकई चीजों में लैग बिहाइंड कर रहे हैं। देखिए हम जब कोई न्यूज चैनल ओपन करते हैं तो हमें 99 की मिलती है पॉलिटिक्स की, कि आज इसने ये कर दिया, आज करप्शन हो गई एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब पॉलिटिक्स अगर देखा जाए तो रियलिज्म की अगर हम बात करें तो दैट इज ओनली 20% ऑफ योर होल लाइफ। अगर सही में अगर बात करूं तो बाकी जिंदगी के और भी बहुत सारे स्पेयर्स हैं जिनके ऊपर तो बात ही नहीं की जाती। ज्यादा से ज्यादा हमारा मीडिया शॉर्ट टर्म
जो आजकल वायरल कंटेंट क्रिएट हुआ है, कोई गाने में नाच गया उसको बुला लिया, और कोई किसी ने पता नहीं लाहौर पीएस का गाना बना दिया, ये जो प्यारा पीएस है, पता नहीं क्या चाहत फतेह अली, पता नहीं क्या। ऑब्वियसली लाहौर का बाबा अख्तर लावा पता नहीं क्या क्या चीज, यानी कि हम लोग क्या कर क्या रहे हैं, हम लोग वैसे इल्जाम ठहराते हैं इस मीडिया पे, जो हम लोग देखना वही होगा ना। ऑब्वियसली हमने अपनी यूथ को, अपने लोगों को ट्रेन ही नहीं किया। हमारा सीरियसली खुल के बात करूंगा, ये रिसर्च है पाकिस्तान में जितने भी जवान यूथ है, इनका जब यूट्यूब ओपन होता है तो उसमें आंटियों की वीडियोस पहले आ रही होती है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस नहीं है। टिकटॉक ओपन करेंगे तो उसमें भी इनको बस वही चाहिए, दैट इज सेक्सिज्म एंड दैट इज इंटरलाइज्ड सेक्सिज्म, ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन, या ऑब्जेक्टिफाइंग। और इवन तो अब तो मेल को भी ऑब्जेक्ट करने लग गए हैं। मतलब हमारा जो सोशल मीडिया है ना, वो टिकटॉक मैं देखता हूं कि प्रॉपर पूरा ना किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल पहले तो इस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। ये माइंड ट्रेन कैसे होगा? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, मेरा जाती ताल्लुक है उनके साथ, जाती तरीके से है। मैं वो इंसान हूँ जिन्होंने इनको ईमेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, और मैं इनके पास गया हूँ। आई एम टेलिंग यू दिस, नहीं पता काम कर रही है या नहीं कर रही, तो मुझे पता है कि काम नहीं कर रही, ठीक है, मैं अंदर जाके ठीक है। ऑब्वियसली जब आप 20,000 रुपीज का एक साइकोलॉजिस्ट रख लोगे जिसने एमफिल की हुई है, तो वो क्लाइंट्स को क्या डील करेगा आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही को अपने बाकी खर्चे भी देख। फिर आप एक चीज नोट करें कि जब मैं पहली दफा एक के पास जा रहा था बाइपोलर के हवाले से, तो जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ रिसेप्शनिस्ट है, आपका बेटा पागल है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि जब वो अभी तक ट्रेन नहीं हो सके, तो इस मीडिया को बेसिकली सेक्सिज्म के अलावा कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको अर्जेंट टीआरपी चाहिए, पैसे कमाने हैं, वो भी जरूरी है बिल्कुल। तो आप नोट कर ले, लाहौर के बाबा अख्तर लावा के ऊपर व्यूज होंगे, उसको और भी मिले, लेकिन कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखे नफ्सियात के ऊपर अच्छे से अच्छी भी हजारों में होंगे मुश्किलों से। मोबाइल टीवी में टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, कुछ बला बलो के पता नहीं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, इमेच्योर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाहते, हम नहीं देखना चाहते, सिंपल सी बात है। मैं चीज समझ गई बात के बारे में, हम ये चीज देखना नहीं चाहते, हमें मीडिया को इल्जाम आना ही नहीं चाहिए। हम खुद बहैसियत कौम बेहिस कौम है, और यहाँ पर जो कोई काम की बात करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स की बात करना शुरू की, तो वीडियो के अंदर कोई ये नहीं कहता था कि यार नॉलेज की बात की जाए, इसकी आंखें पूरी नहीं खोलती। व्हाट डू यू मीन बाय, आपको मेरी आंखों से क्या, आपने कौन सा मुझे देने हैं? मैं आपको बात बताने आया हूँ, उस पर फोकस करें। मेरी आंखें कैसी हैं वो तो अल्लाह जाने, जिसने मुझे बनाया वो हाँ, और फिर कहते हैं नहीं, फिर कहते हैं तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं, तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, और तुम ना कैमरे के ऊपर लाश लगते हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, और वो अच्छे कमेंट्स जो होते हैं ना, वो अच्छे कमेंट्स ही आपको आगे जो है ना, आपको वो हिम्मत देते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं और स्टेप लेते जाएं। एक आखिरी आपकी सॉरी बात करता हूँ, लास्ट चीज मैं कहना चाहता था, इस मूवी में जो एक मैसेज दिया गया ना कि योर एक्शंस डिफाइन योर फ्यूचर, योर एक्शंस डिफाइन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू, एंड फॉर दैट your actions to be right, it is absolutely imperative कि आपकी जो mental state है वो भी right हो। अगर वो mental state right नहीं होगी, आप कभी वो सही actions नहीं ले सकेंगे। और ये जो message है सबसे ज्यादा मुझे hit किया है as a viewer, as a student of media और as a student of psychology। तो ये बहुत बेहतरीन इसके अंदर मैसेजिंग दी गई है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत से ऐसे डिसीजंस लेता है कि आप कहते हो यार इसको ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, एंड शी इज अ ग्रे कैरेक्टर, वो व्हाइट या ब्लैक नहीं है। धृति गिंदी का जो किरदार है, कला का किरदार, वो बहुत गलत डिसीजन लेती है। वो इसलिए लेती है क्योंकि उसका मेंटल स्पेस ठीक नहीं होता। वो डिसीजंस कैसे लेती है अगर उसके जहन में इतनी डार्कनेस थी? अरसलान को हमसे बेहतर पता होगा, हम तीनों से, कि कितना मुश्किल होता है एक सही रास्ता चुनना या एक सही फैसला लेना जब आप इस मेंटल डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरे होते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इन द मूवी। मैं अगर इसको अगर हाईलाइट करना चाहूँ तो सबसे पहले जो इंसान मेंटल पेन में होता है वो हमेशा हेल्प के लिए पुकार रहा होता है, और हम उस बहुत लेट करते हैं। इवन पहली सुसाइड से मैं काफी लोगों को बता दिया था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, बिकॉज अब मेरे हाथ में
बात नहीं, तो सोसाइटी को बहुत कैजुअल लेती है कि हराम है, मर जाओगे, ये वो, मतलब सारे इस्लाम आ जाता है। उनको ये नहीं पता कि पीछे प्रॉपर न्यूरोसाइकोलॉजी है। अगर एक बच्चे को शौक है कि वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से ले, वो भी इतनी एक ही दफा मिली है, कौन सा बार-बार मिली है, ठीक है? तो पता भी नहीं एक दफा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो कोई जानबूझ के अपनी जिंदगी नहीं खत्म करता, उसको अंडरस्टैंड करें। जब उसने पहली दफा अपनी मदर को दैट शी नीड्स हेल्प, तो वाकई ही मदद की जरूरत, वो फोन जब उसने रख दिया फोन, तब तक वो सुसाइड कर चुकी थी, मामला हाथ से निकल चुका। तो ये चीजें हो गई। और दूसरी बात थी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इस मूवी से एक चीज और सीखने को मिलती है कि हमें मुझे जिम कैरी की एक बात याद आती है। जिम बहुत ही हंसाने वाला कैरेक्टर था हमारा, जो जिन लोगों को जिम कैरी में बहुत ही फाइनेस्ट कॉमेडियन रहा है। उसने एक बात, जब उसको डिप्रेशन हुआ तो उसने बात बोली कि काश लोग अमीर हो जाए, मशहूर हो जाए, कुछ सब कुछ मिल जाए, मेंटल हेल्थ, फिर मैं इनको बताऊं कि अगर मेंटल हेल्थ ना हो तो सब कुछ मिल भी जाए तो अधूरी रह जाती, जिंदगी अधूरी रह जाती। तो बहुत प्यारी हैवी बात की है आपने, हैवी बात की है। अच्छा, मैं यार एक लास्ट नोट पे ना आपसे पूछना चाहता था अरसलान, थोड़ा सा ना आप अपने फाउंडेशन के बारे में बता दें। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं उस फाउंडेशन के साथ अभी, आपके क्या प्लान्स हैं आगे के? और मैं लाजमी कहना चाहता हूँ कि @psychology experts 27 नीचे मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, लाजमी आपने इनको सब्सक्राइब करना है। जो जो यहाँ तक वीडियो के पहुँचता है या जो जो वीडियो देखता है, आपने लाजमी इनको सब्सक्राइब करना है। हाँ जी अरसलान। आई एम सॉरी शायद मैं थोड़ा सा जरा वाजिया कर दूं कि के ऊपर मेरी पहली वीडियो 16 साल की उम्र में मैंने बनाई, और बाकायदा मैंने कुछ वीडियोस भी लगाई कि मैं आज से नहीं कर रहा। मैंने एमए एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज ओपन किया, उसके बाद फिर मैंने इसके अलावा एयर साइकोलॉजी ओपन किया, साइकोलॉजी फॉरएवर का प्लेटफॉर्म ओपन किया। बट कहीं ना कहीं उस वक्त मैं खुद भी इतना मेच्योर नहीं था और मैं खुद बाइपोलर में था, तो मुझे इतना लगा नहीं कि मुझे बाइपोलर में रहते हुए ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना था कि पहले मैं खुद इससे बाहर निकलूं और फिर मैं प्रोफेशनल बनकर इस चीज पर वापस आऊं। क्योंकि जो लोग खुद नफ्सियात के अंदर होते हैं, मैं उनको मरता, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अवेयरनेस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो किसी ने बंद रॉन्ग ट्रैक पे जा देंगे। आप प्रोफेशनल होते हो, उस चीज से बाहर आते हो, तो आपको पता होता है कि आपने कैसे राइट ट्रैक पे लेकर जाना है। कम से कम पॉजिटिव मोटिवेशन इज आल्सो अ नेगेटिव मोटिवेशन। तो जब मैंने जब सब कुछ खत्म हो गया, उसकी भी वीडियो अवेलेबल होने से मुराद है रिश्ते भी खत्म हुए, बैंकरप्सी भी हो गई, और उसके बाद सोने पे सुहागा ये तक करियर भी मेरा डिस्ट्रॉय, जो मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब बनाने जा रहा था बहुत ऊपर। तो फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म था इस्लामाबाद का, जिसको हम यू बिलोंग कहते हैं, बहरिया फेज 8 के अंदर था। तो किसी ने मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मेरा बैंक लोन पे किया, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपने दिल की बात, जो इतना नफ्सियात का बैठ कर उनको बताता था कि फलां दिमाग का हिस्सा ऐसे काम करता है, फलां ऐसे काम करता है। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठे, और कहते हैं कि तुम्हारा नॉलेज तो बहुत ज्यादा नफ्सियात का, मतलब तो आम आदमी के पास इतना नहीं होता, तो एक प्लेटफॉर्म में लेकर जाते हैं। तो वहां में कोई इरादा नहीं था साइकोलॉजी एक्सपर्ट शुरू करनी है, बिकॉज कुछ समझ भी नहीं थी करना क्या लाइफ के अंदर। तो यू बिलोंग पे गया, तो एज यूजुअली अच्छा स्पीकर था, तो मैंने अपने बाइपोलर की पूरी कहानी सुनाई। तो वहाँ डॉक्टर्स भी थे, तो वहाँ इत्तेफाक से एक डॉक्टर ताबिंदा भी थी। जब वो आई तो उन्होंने अपनी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की 14 इयर्स की जर्नी बताई। तो कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे कि हम दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिंदगी का मिलना बड़ा जरूरी होता है एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। वहां से हमें साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स का एक दूसरे को इंतजाम किया। बताना चाहूंगा, जब मैंने उनको ओपनली जब मैंने इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स पर, तो वो इस तरीके से कि कुछ लोग हैं जिनकी वीडियो बहुत हाई होती है, कुछ मर्द ऐसे जिनके जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वो बहुत, तो उन्होंने गंदी तस्वीरें सेंड करना शुरू कर दी, गंदे मैसेजेस सेंड करना शुरू कर दिए, तो वो पूरा विजन डिस्टर्ब करने लगे साइकोलॉजी। अब हमने जैसे तैसे करके 5 रुपए साइकोलॉजी एक्सपर्ट शुरू की। विजन ये था कि जो भी चीज एक्सप्लेन करेंगे न्यूरो साइकोलॉजी की बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। आम बातें तो हर कोई करता है, पैनिक अटैक्स होते हैं, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। हमारा फोकस वो नहीं था, हमारा फोकस ये था कि इस सोसाइटी को बताना है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल न्यूरो साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आती हैं इसके अंदर, उन्हें कैसे कंट्रोल करना। क्योंकि आम बातें करना और वो जो गाइड्स होती हैं उनमें 8 टिप्स टू ओवरकम पैनिक अटैक्स यूट्यूब पे
5 टिप्स, कुछ नहीं है ऐसा, झूठ है सब, नहीं होता ऐसा। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी यूट्यूब की इंफॉर्मेशन वो सब हर झूठी किसी है। पे एक एप्लीकेबल बात नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं सब पे कि एप्लीकेबल नहीं। एग्जैक्टली, और उसके बाद ये आपको और ज्यादा नेगेटिव की तरफ ले जाती है, बिकॉज क्यों, इंसान की अपनी नफ्सियात है। अगर मैं हूँ, मेरा अगर लेट्स सपोज अगर भाई भी है, अगर मुझे बाइपोलर हुआ है तो उसकी वजह कुछ और हो सकती है, मेरे भाई को हुआ इसकी वजह कुछ और हो सकती है। तो स्केलिंग के बगैर थेरेपी मतलब कि आप अपने आप को एक डार्क पाथ पे लेकर जा रहे हो। फिर आसान जुबान में सॉरी एक बात पूछनी थी। आप ये मतलब मैंने आपको काफी अभी सुना है, मुझे यही समझ आ रही है कि देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर 2 किस्म के हो सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल हो सकते हैं जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेते हुए हो सकते हैं। दूसरा जो मुन्ना भाई की जुबान में कहते हैं कि केमिकल लोचा भी हो सकता है, अगर आसान लफ्जों में समझो कि केमिकल लोचा जो ब्रेन में होता है वो भी हो सकता है बेसिकली। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की डिस्ट्रप्शन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टरप्ट हो जाता है। यहाँ पर मेडिकल कमोर्बिडिटी इन्वॉल्व कर देती है साइकोलॉजिकल कमोर्बिडिटी के अंदर, और अक्सर औकात क्या होता है कि साइकोलॉजिकल कमोर्बिडिटी आपको ले जाती है कमोर्बिडिटी की तरफ, जिसमें मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक की वजह से आपका जो स्टमक होता है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। आपका मेडिकल इश्यूज भी है जिसमें लूपस ठीक होने लग जाता है। अब साइकोलॉजी और फिर दवाइयों का इस्तेमाल भी होता है, इसमें दवाइयां भी वो फिर आती है, दवाइयों का भी एक रोल आता है फिर। बिल्कुल होना ये चाहिए कि जब अगर आपको इनहिबिटर्स दी जा रहे हैं उसका विड्रॉल प्लान हो, थेरेपी प्रिवेंशन हो। थेरेपी के थ्रू जब आप बाहर आओ तो विड्रॉल करो और आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके बाद ना कोई विड्रॉल प्लान है ना कोई इंटरवेंशन है, तो फिर बाहर निकलेगा एक ऐसा रास्ता जिसका एंड ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बाहर आ सकते हो? एक मसनूई चीज को आप छोड़ोगे तो दोबारा वापस तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन अक्सर औकात केसेस में देनी पड़ती है रीअपटेक इनहिबिटर, लेकिन उसका विड्रॉल प्लान तब बनता है जब आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी फॉलो करते हैं ताकि आप नेचुरल लाइफ गुजारें। तो दूसरी चीज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चाहूंगा, अपने जमाने में जब हम कभी एक सेशन लिया करते थे, जैसे ही बाहर आते थे उस वक्त बड़े मोटिवेटेड होते थे, डॉप लेवल पे होता था, सिर्फ लीड कर रहा होता था, 5 मिनट के बाद दोबारा से वही हालत होने लग जाएगा। अब सोचते थे कि दोबारा नेक्स्ट सेशन कब आएगा, अब उसके पैसे फिर से पे करने पड़े। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स में अफोर्डेबल पैकेजेस बनती हैं ताकि सेशंस की तरह रहे आपको, और हम हर किसी को प्रॉपर तरीके से लेकर चलते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। आज से अगर 10 साल के बाद भी कोई बंदा अगर आएगा ना, तो हमें पता है कि हमने उसको किस टाइम पे कैसे डील किया था, इस कदर मिनटली मतलब है, ताकि वो अपने इस पाथ पे चले, पेशेंस की फिक्र ना करे और फिर वो जल्दी बाहर आता है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मीरा, आपके लास्ट थॉट्स एंड देन वी हैव टू रैप अप। आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मूवी बहुत इम्पैक्टफुल है, बट टू वॉच द मूवी you got to have the right mindset, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी मेंटल स्टेट में हो कि आई एम नॉट सेइंग कि जो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं या जिनको मेंटल इश्यूज हैं वो मूवी नहीं देख सकते, व्हाट आई वांट टू से इज कि एक राइट माइंडसेट के साथ, लाइक एक राइट अप्रोच के साथ ये मूवी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज डार्क है बहुत ज्यादा, and the purpose of this movie is not to provoke someone to do something even, या to have अगर आगे ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इस मूवी का मकसद ये नहीं है कि आप इस मूवी को देख के और मजीद उस चीज में कैप्टिवेट हो जाओ। So I want to say what I want to say is कि मूवी जरूर देखें, इट इज अ मस्ट वॉच। ऑल्सो मुझे जो सबसे ज्यादा इस मूवी में जो चीज क्लिक की है वो ये है कि जब आपको एक प्रॉब्लम चल रही है ना आपकी जिंदगी में, लाइक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ मेंटल इशू, अगर आप एक मेंटल इशू से गुजर रहे हैं या आपको एक मेंटली एक मुश्किल है, यू नो दैट, तो उसका रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है। फॉर कला, द रूट कॉज, द मेन डिस्टर्बेंस इन हर लाइफ वाज हर मदर, एंड द पेरेंटिंग स्टाइल
जो उसकी अम्मा ने अडॉप्ट किया हुआ था, या जो भी उसके इश्यूज थे। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को बहुत जरूरत है कि हम रूट्स अपनी ठीक करें सबसे पहले, क्योंकि अगर रूट्स ठीक नहीं होंगी तो अगली पूरी कहानी जो है ना वो फिर ऐसी ही होगी। जैसे अगर हम बात करें ना कि जनरेशनल एक चीजें चलती हैं कि यार बाप ऐसा था, दादा ऐसा था, तो आगे बच्चे भी वैसे ही थे, तो उस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये इस मूवी ने मुझे जो मैसेज दिया है ना, जो मेरे लिए मैसेज था, वो ये था कि जो मेन कॉज है ना हर मसले का, चाहे वो मेंटल इशू हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में कोई मसला है, चाहे वो कहीं भी कोई मसला है, उसका मेन जो चीज है जिसकी वजह से वो कॉज हुई है, पहले उसको ढूंढो, उसको निकालो, उसको ठीक करो। अगर उसको ठीक नहीं कर सकते, देन मेक श्योर दैट योर ओन रूट्स, योर ओन थिंग, योर ओन सेल्फ इज स्ट्रॉन्ग, योर ओन सेल्फ इज राइट, सो दैट आप अपनी जिंदगी में ठीक रह सको। बिकॉज हमने कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना है, जो हमारी पिछली जनरेशन से चीजें चलती आ रही हैं, जो हम पहले करते आ रहे हैं, जो गलत है उसको फुल स्टॉप लगना जरूरी है। सो फॉर मी इट वाज फॉर कला, इट वाज हर मदर दैट वाज द मेन इशू, और उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। और यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि जो माँ बाप समझते हैं कि यार हमारा मसला नहीं है, ये तो बच्चे ऐसे हैं, और हम जिस तरह मर्जी बच्चों को वो कर सकते हैं। जिस तरह भी एक ड्रामा चल रहा है हमारा पाकिस्तानी पिंजरा, उससे मैं रिलेट करूंगी इस चीज को कि यार आप माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, अगर वो उनका माइंडसेट, अगर उनके मेंटल इश्यूज अपने अंदर चल रहे हैं, वो अपने अंदर ही सही है, तो वो आगे अपने बच्चों को भी ठीक नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली को भी ठीक नहीं कर सकते, और आगे जनरेशन भी उनकी वैसी ही चलेगी। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, एंड ऑलमोस्ट एक आवर की डिस्कशन होने वाली है, एंड बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप लोग आके आज इस पॉडकास्ट पे अपने जो व्यूज हैं, अपने ओपिनियन दें। और जो भी मेंटल डिस्ट्रेस से अभी जूझ रहा है, सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढें, और दूसरा सीक मेडिकल हेल्प, सीक हेल्प जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। एंड यू नो, ट्राई टू, जैसे अरसलान ने कहा, ट्राई टू फाइंड अ स्ट्रगल, ट्राई टू फाइट, एंड ट्राई टू फाइंड अ पर्पस। आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक फाइट करें, वही आपकी जीत होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये जब रिकॉर्ड होके अभी हम डालेंगे इसको वीडियोस में, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सी यू सून, एंड खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, एंड मेंटल हेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंटली ख्याल रखें। हस्त बाय बाय।